नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज 5 के चैप्टर 2 के बारे में। तो लिख देते हैं हेडिंग चैप्टर 2। इट इज़ बेसिकली अबाउट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करते हैं और कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उनके लिमिटेशंस क्या हैं। इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक 2 वीडियोस बनाई हैं। पहला इंट्रोडक्शन, इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग से क्या फ़ायदा हो सकती है। उसके बाद चैप्टर 1 के बारे में बात की थी। चैप्टर 1 में बताया है आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए इन्वेस्टिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट क्या सोच के की जानी चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और क्या क्या होराइजन होना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस क्या है, रिस्क क्या है, बिहेवियरल रिस्क क्या है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हमने बात की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दोज 2 वीडियोस, राइट। अब आप यहाँ पर चैप्टर 2 देखने वाले हैं। तो चैप्टर 2 हम लिख देते हैं एक बार। चैप्टर 2 ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, अब बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये पर्सन मैं हूँ ए और मेरे पास 1000 रुपये हैं। कोई पर्सन बी है, उसके पास 100 रुपये हैं। कोई सी है, उसके पास 5000 रुपये हैं। ऐसे करके कोई 1000 लोग हैं, इसके पास ये 1000 रुपये नंबर वा पर्सन है, ये उसके पास 200 रुपये हैं। ऐसे करके टोटल करके 1000 करोड़ इकट्ठे हो गए। 1000 नहीं, 1 लाख पर्सन मान लो, चलो ठीक है। 1 लाख आदमी होंगे, एक्स नंबर ऑफ अमाउंट मान लो, एक्स नंबर ऑफ पर्सन है। 1 लाख हो सकते हैं, उसमें 2 लाख, 5 लाख, कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। और उनको टोटल मिलाकर 1 लाख करोड़ का या 1000 करोड़ का AUM इकट्ठा हो गया। अब यहां पर अगर अकेला आदमी ए इन्वेस्ट करना चाहता तो क्या वो, जैसे मान लो रिलायंस का शेयर अभी 1200-1500 के आसपास चल रहा है, 1500 चल रहा है लेट्स सपोज, तो क्या वो एक शेयर खरीद पाता? नहीं। क्या बी खरीद पाता? सी खरीद पाता, लेकिन सिर्फ रिलायंस का खरीद पाता, HDFC का खरीद पाता, एक शेयर। तो 2-3 कंपनियों का एक शेयर खरीद लेता वो। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या देता है, म्यूचुअल फंड देता है कि यहां पर 50 कंपनियां होंगी। 50 कंपनियां होंगी। क्यों? क्योंकि ये 1000 करोड़ रुपए जो हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चले गए। तो 1000 करोड़ में कंपनी क्या करेगी, इस 1000 करोड़ में 50 अलग अलग कंपनियों के शेयर, 60 अलग अलग, 80 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदेगी और एक पूल बना देगी। पूल क्या बन जाएगा? ये पूल, ठीक है। तो ये पूल बन जाएगा और इस पूल के थ्रू आपको एक यूनिट अलॉट कर देंगे। यूनिट मतलब ये पूल की अगर वैल्यू मान लो 1000 करोड़ है तो आपको एक यूनिट दे दी जाएगी, लेट सपोज 50। अगर ये पूल की वैल्यू 1000 करोड़ से 1100 करोड़ होती है तो आपकी वैल्यू भी 55 हो जाएगी। मतलब ये रेशो कितना है? 10:11 का। ये रेशो भी कितना है? 10:11 का। इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा ताकि सभी को दिखाई दे जाए। ये रेशो भी कितना है? 10:11। मतलब टेक्निकली 10% बढ़ोतरी इधर आएगी तो इधर भी कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल पूल की वैल्यू बढ़ गई है। समझे इस चीज को? तो एक पूल बनाया जाता है, पहले एक पूल बनता है लोगों का, उस पूल की मनी से एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वो इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे आपको यूनिट अलॉट होते हैं। उसको NAV कहते हैं, NAV, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। और उस
वो एनएवी जैसे जैसे पूल का साइज बढ़ता या घटता है वैसे ही आपकी एनएवी ऊपर और नीचे होती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझाया अभी मैंने। अभी ये कंपनी क्या होती है? ये कंपनी जैसे निप्पॉन है, जैसे कि एडलवाइस है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, एंजल वन है, ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ऐसे करके बहुत दुनिया जहान की कंपनियां हैं। तो एसबीआई, मान लो एसबीआई ने कॉन्ट्रा फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या ऐसे करके कुछ भी लॉन्च किया, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एसबीआई एक एनएफओ लाएगा। ठीक है, न्यू ऑफरिंग लेके आएगा कि हम एक फंड लॉन्च कर रहे हैं और उस फंड में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब करते हैं वैसे ही एनएफओ के अंदर सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, और हम कितनी यूनिट्स लेके आ रहे हैं? हम लेट सपोज यहां पर 50,000 यूनिट लेके आ रहे हैं और इसमें एक पर्सन जो मिनिमम क्वांटिटी सब्सक्राइब कर सकता है वो 50 की कर सकता है। तो टेक्निकली 1,000 लोग चाहिए, 1,000 लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 1,000 सब्सक्राइब करेंगे, अगर सब्सक्राइब 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 ने कर दिया तो मिलेगा तो 1,000 कोई। करेक्ट, तो वो उनको अलॉट हो जाएगा और उनके अकाउंट में चला जाएगा। ये चीज बेसिक समझ में आ गई आपको? अभी चैप्टर हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आपकी। मेरा मेन जो गोल है वो ये है। अब इसके अंदर, इस पूल के अंदर जो ये पूल है, कोई संभालेगा भी इस पूल को, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा। ठीक है, यहां पे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। वो साइज पे डिपेंड करता है कि उस पूल का साइज कितना है। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस पूल को, जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं, इसमें से कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे। अब एक चीज समझो, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर आप अपने, ये आपका डीमेट अकाउंट है, डीमेट, आप डीमेट अकाउंट ये आपने सेल कर दिया और इसी पैसे से दूसरा शेयर खरीद लिया और ये आपका प्रॉफिट था, ये 100 रुपए का था और आपने 120 में सेल किया और उस 120 से कोई दूसरा शेयर खरीद लिया। लेकिन आपने ट्रांजैक्शन किया, 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो इस 20 रुपए प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, अब कोई बोल सकता है ये शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म में आपको 20% देना पड़ेगा एसटीसीजी, और एलटीसीजी में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% देना पड़ेगा और 1.25 लाख तक उसके अंदर रिबेट भी है। ठीक है, तो सिर्फ समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ, इन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहता अभी मैं। तो आप बेसिक समझो, 100 रुपए की चीज़ थी, 120 में सेल कर दी, तो आपको 20 रुपए पे टैक्स लगेगा। वो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी वो एक अलग छोड़ दो अभी उसको। ठीक है, तो यहां पर 100 रुपए की चीज़ आपने सेल की 120 में, तो 20 रुपए पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। अब कोई पूछेगा क्यों नहीं लगेगा जी? समझो इस चीज़ को। ये क्या है? म्यूचुअल फंड्स है। ये क्या है? डीमैट का। तो म्यूचुअल फंड और डीमैट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इट इज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल मतलब ये अपना प्रॉफिट नहीं रखते, नॉन प्रॉफिट। जैसे जो बीसीसीआई है वो
क्रिकेट में बहुत सारा पैसा कमाती है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकली। ठीक है, समझ गए? जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टैक्स देने के लायबल नहीं होती। तो इसीलिए यहां पर इसने 100 रुपए की चीज 120 में सेल की, तो इस 20 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया इस चीज को? अगर आप क्या है, पर्सनल यूज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, पर्सनल, तो पर्सनल सैलरी पे भी टैक्स लगता है और आपका टैक्स तो लगेगा ही। समझे इस चीज को? अब इसमें एक कैच है। इसमें एक कैच क्या है कि ये जो सेलिंग की है ये पोर्टफोलियो मैनेजर ने की है। अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड की यूनिट है 100 रुपए की और वो 120 रुपए की हो गई, इस पे टैक्स लगेगा। मतलब इंटरनल बाइंग और सेलिंग हो रही है तो कोई टैक्स नहीं है। आप कर रहे हो तो टैक्सेबल है, क्योंकि आपको यूनिट अलॉट हुई है, यूनिट में बाइंग और सेलिंग आप करोगे तो टैक्सेबल है। वो अंदर से उस पूल के अंदर कुछ भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो नॉन टैक्सेबल है। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? सबसे पहली चीज, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है? एक ट्रस्ट है। इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ ट्रस्ट, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रस्ट के फॉर्म में काम कर रही है। और ट्रस्ट के फॉर्म में जब भी काम होता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं और उन पे टैक्स क्यों नहीं लगता। समझ गए? अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। पहला टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट अ ट्रस्ट। ये एक एएमसी की तरह काम करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? बहुत सारे लोगों से, पूल ऑफ इन्वेस्टर से पैसा लेती है और वो पैसा इकट्ठा होता है, उससे एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो भी प्रॉफिट होता है उससे अपना काम चलाती है। बेसिक समझ गए? और इससे होता क्या है? इससे स्मॉल इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। स्मॉल इन्वेस्टर को फायदा क्यों होता है? कि स्मॉल इन्वेस्टर अगर खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस होने के चांसेस हैं। उनको कंपनी का इन एंड आउट नहीं पता, लेस इन्फॉर्म्ड। ठीक है, उनके पास एकदम से इंफॉर्मेशन, एनएससी की वेबसाइट बहुत लोगों ने तो खोल के नहीं देखी होती, और सबसे पहले जो नोटिस लैंड होते हैं वो एनएससी की वेबसाइट पे होते हैं, बीएससी की वेबसाइट पे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन लैंड होती है। फायदा क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास इंफॉर्मेशन का भंडार होता है। इनके पास बाई साइड रिसर्च रिपोर्ट भी होती है। बाई साइड और सेल साइड दो तरीके की रिसर्च रिपोर्ट होती है। सेल साइड पब्लिकली अवेलेबल होती है और बाई साइड सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए होती है। तो रिसर्च एनालिस्ट, खुद के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं इनके पास, बाई साइड वाले होते हैं। ठीक है, ये हालांकि आपके उसका पार्ट नहीं है, बता रहा हूं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का क्या कॉन्सेप्ट है? पूल ऑफ लोगों से पैसा इकट्ठा करके पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वहां से रिटर्न कमाया जा सके, और उस रिटर्न से जो भी प्रॉफिट बनता है उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। अब एक फिर से बेसिक चीज समझाता हूं। मान लो 100 रुपए इकट्ठे हुए, उस 100 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया और 120 में सेल कर दिया। अब वो टेक्निकली प्रॉफिट 20 रुपए हुआ, लेकिन क्या वो सीधा सीधा 20 रुपए आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा? नहीं, वो दिखाएंगे कितना? 118 रुपए। ठीक है, उस 2% जो बचेगा
उस 2% से अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। आप अपने म्यूचुअल फंड में जाके देखना, म्यूचुअल फंड में दिखेगा कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेंस लेता है, इसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो दिखेगी आपको। तो टेक्निकली आपको कितना रिटर्न मिल गया, 18%। ठीक है, 18 या 18.5 मान लो, क्योंकि 2% बहुत कम लेते हैं, 1 से 1.5% के आसपास होता है। 18.5% आपको रिटर्न मिल गया, और 1.5% किसके पास बच गया, 1.5% में पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास भी जाएगा। 1.5% में जो कंपनीज हैं जैसे ग्रो है, जिस भी प्लेटफॉर्म फी मान लो, प्लेटफॉर्म फी भी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं और तोड़ के समझाता हूं ताकि आपको सब चीजें समझ में आए। निप्पॉन का फंड है, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ग्रो के, आप हो रिटेलर, आपने 100 रुपए लगाए, रिटेलर ने 100 रुपए लगाए, ग्रो के प्लेटफॉर्म पे लगाए। अब ग्रो क्या है, प्लेटफॉर्म है, ग्रो ने वो 100 रुपए निप्पॉन को दे दिए, और वो पैसे बढ़ के 118.5 हो गए टेक्निकली। ठीक है, तो वो जो 1.5% बचे हैं, वो 1.5% ग्रो को भी जाएंगे, और वो 1.5% निप्पॉन अपने लिए मान लो 0.5% रखता है या 0.25% रखता है, बाकी प्लेटफॉर्म वाले को दे देगा। ठीक है, और वो 118.5% रिटेलर को वापस हो जाएंगे, और उस पर टैक्स लगेगा। इस पे जो भी कैपिटल गेन होगा वो लगेगा। ये चीज आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी, ये डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो टेक्निकली किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है ये समझ में आ गया। अब निप्पॉन क्या है, निप्पॉन इसमें ट्रस्ट है, और ये एक कंपनी है। ठीक है, ग्रो जब खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है दैट इट इज अ ट्रस्ट, जब वो प्लेटफॉर्म फी ले रही है देन इट इज अ कंपनी। तो ग्रो भी एज एन एंटिटी, HDFC जब बैंक है तो वो टैक्स पेबल है, जब वो HDFC सिक्योरिटी है तो वो टैक्स पेबल नहीं है। समझ गए ये चीज? तो आई थिंक पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो समझ में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात रोल इन द इकोनॉमी की। रोल क्या है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, क्या रोल है? तो सबसे पहले वो स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी किसको देती है? हमारी स्टॉक मार्केट को। अदरवाइज सारे रिटेलर खुद से ही लगाने लग जाएं तो पहले तो वॉल्यूम उतना आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लॉस कर रहे होंगे। ये म्यूचुअल फंड की वजह से है कि मैक्सिमम लोग कमा लेते हैं। एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूं आपको। ट्रेडिंग फिर आ जाता है इन्वेस्टिंग, और फिर आ जाता है जॉब और गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में मैं चपरासी की बात करूंगा। सिर्फ ट्रेडिंग में 7% लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टिंग में 29%, हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा है नहीं लेकिन जर्नलाइज्ड आंकड़ा मैंने बताया आपको कि 29% पैसा कमा के निकलते हैं इन्वेस्टिंग में। और जॉब के अंदर 0.001 भी लिख दूं तो कोई खास चीज नहीं होगी। 1000 में से एक बंदा है जो चपरासी लग पाता है। ठीक है, इस 7% में भी 4% वो लोग हैं जो नेक टू नेक रहते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होते, माइन्यूट सा प्रॉफिट करके निकलते हैं। तो 3% वो हैं जो ठीक ठाक प्रॉफिट कमाते हैं।
और उसमें से रिटेलर्स कितने हैं, 0.8 या 0.9%, बाकी सब 2.1% बड़े HNIs और कंपनीज हैं। तो इन्वेस्टिंग में एक चीज और देखी गई, जो भी 7 साल तक 7 ईयर्स तक म्यूचुअल फंड में लगा देता है, तो 98.7% चांसेस हैं वो प्रॉफिटेबल निकलेगा। ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, भूल जाओ, आप 10 साल के लिए छोड़ दो, यू विल एंड अप मेकिंग मनी। म्यूचुअल फंड में लगा दो, ETF में लगा दो, इंडेक्स फंड में लगा दो, ठीक है, यू विल एंड अप मेकिंग मनी। और कितना, यू वोंट बिलीव, ठीक है। बेयर मिनिमम 12, 14, 15% तो मिल ही जाता है, उससे ऊपर मिल जाए भगवान की कृपा है, प्रसाद है, ठीक है। ये चीज़ मैं सबको बताना चाहता था मेरी वीडियो के थ्रू, ताकि आपको ट्रस्ट आए कि एक्चुअल में काम तो होता है, काम करती है ये चीज़। आपके लिए कितना करती है, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर से आ जाते हैं, स्टेबिलिटी देती है और रिटेलर्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। साथ में अगर आप पैसा कमा के निकलोगे तो क्या करोगे, कल को खर्च भी करोगे, तो इकोनॉमी थ्राइव होती है, इकोनॉमी बढ़ती है, ग्रो करती है, ठीक है। और देश का बैरोमीटर किसको माना जाता है, स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट जितना बढ़ेगा उतना ही देश पावरफुल माना जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो डेफिनेटली लोगों को पैसा जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ से जा सकता है, म्यूचुअल फंड ETF से काफ़ी आसानी से जा सकता है, ठीक है जी। तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा, टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, जो सरकारें हैं वो भी मजबूत होगी, गवर्नमेंट मजबूत होगी या करप्शन मजबूत होगी वो एक अलग कंसेप्ट है, बट उनके हाथ में भी पैसा जाएगा, उनके हाथ में नई नई स्कीम्स लाने के लिए पैसा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे 2 चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई हुई कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा इसका इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अ स्कीम स्ट्रक्चर। जो स्कीम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कीम किस तरीके से रोल होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो मान लो एक HDFC है, HDFC सिक्योरिटीज एक नया प्रोडक्ट लेके आना चाहती है, HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, ऐसा करके कुछ भी लेके आना चाहती है। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो अनाउंस करेगी हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं, और उसकी NAV जनरली लॉन्च के टाइम 10 होती है, 10 रुपीज, ठीक है। और उसकी फेस वैल्यू वो भी डिसाइड होती है, लेट्स सपोज 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू डिसाइड हो गई। तो अब NFO लॉन्च किया जाएगा। NFO होता क्या है, न्यू फंड ऑफरिंग, ठीक है। इसको लोग सब्सक्राइब करेंगे और फाइनली उनको अलॉट हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, इनका खर्चा कैसे चलेगा मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, फिर भी 100 रुपये इन्वेस्ट हुए लेट सपोज, या 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए, ओवरऑल फंड ने कमाए 20 करोड़ रुपए, तो NAV टेक्निकली ये 118.5 के हिसाब से लेट सपोज बढ़ गई, तो बाकी बचे हुए 1.5 करोड़ में ये अपना खर्चा चलाएंगे, एक्सपेंसेस। मान लो 50 लाख में खर्चा चला लिया, ठीक है,
और बाकी 1 करोड़ प्लेटफॉर्म फीस या इस तरीके से दे दी। वो कितनी होती है कितनी नहीं होती वो मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जैसे एक स्कीम रोल होती है। साल दर साल ये चीज़ें आगे आगे चलती रहती हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझो, एनएवी कैलकुलेशन कैसे होगी। एक सिंपल सी चीज समझो, रिलायंस थी, रिलायंस में तो आपने 1500 में खरीदा, 1800 में लेट सपोज सेल कर दिया। वहीं एक दूसरी कंपनी थी L&T, वो 3600 की खरीदी, लेकिन आपको सेल करनी पड़ी 3400 में। तो यहां पर 300 का प्रॉफिट हुआ, यहां पर 200 का लॉस हो गया। तो टेक्निकली 100 का लॉस, 100 का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी एनएवी कैलकुलेट होती है, प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों को कंबाइन करने के बाद जो सम आया उसके हिसाब से एनएवी डिसाइड होती है। इतना तो कॉमन सेंस आपने लगा ही लिया होगा कि प्रॉफिट कोई घर से तो देने वाला है नहीं, है ना। तो इस तरीके से एनएवी डिसाइड होती है और फाइनली चीज़ें रोल आउट होती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या हैं म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस में सबसे पहले आप लिखेंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाता है। मतलब बहुत कम फी में आपको ये सब सर्विसेज मिल जाती हैं, बहुत कम, मिनिमलिस्टिक फी। इंडेक्स फंड में तो 1% भी नहीं लगता, उससे भी कम लगता है। आप डायरेक्ट को इंडेक्स ही खरीदना है आपको तो आप इंडेक्स खरीद सकते हो। ठीक है, बहुत कम फी लगती है। आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं होता। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन नहीं भी आएगी तो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, दे विल मैनेज देमसेल्फ, नो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। बैलेंस शीट नहीं पढ़नी किसी कंपनी की, कोई कंपनी को का थोरो रिसर्च नहीं करना, आपको मैनेजमेंट कॉल्स नहीं सुननी, कुछ नहीं करना यार। टेक्निकली म्यूचुअल फंड में आपने एक पढ़े लिखे लोगों को पैसा दे दिया और वो मैनेज कर रहे हैं। टेक्निकली यही है। इंटरनल खरीदने बेचने पे कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स ऑन इंटरनल प्रॉफिट बुकिंग, कोई टैक्स नहीं लगता उस चीज पे। रेगुलेटरी कंफर्ट है, मतलब सेबी रेगुलेट करता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई आपके पैसे लेके भाग जाएगा। 47 कंपनियां हैं, वो 47 कंपनियों के अंदर ही आपने पैसा लगाना है, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं डालना। ठीक है, आपके खुद के अकाउंट में पैसा रहेगा। लिमिटेशन ये है कि भाई कस्टमाइज नहीं कर सकते, कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं चाहूँ कि डेट ज़्यादा हो और इक्विटी कम हो तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि रिलायंस ज़्यादा हो और HDFC कम हो, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, कॉस्ट पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कितनी कॉस्ट वो चार्ज करेंगे इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस कॉस्ट को डिफर कर सकता हूँ, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। और तीसरा क्या है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, चॉइसेस दुनिया भर की चॉइसेस है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि लेना कौन सा है, तो उसी के लिए तो हम हैं भाई। ठीक है, उसी के लिए आपको इन्फॉर्म्ड पर्सन की जरूरत है, तो उसके लिए हम हेल्प करेंगे जिनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। करेक्ट। तो ये एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ फंड्स। एक होते हैं ओपन एंडेड, फिर क्लोज एंडेड, फिर होता है इंटरवल बेस्ड।
तो ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड होता है कि जो कभी भी ट्रेड किया जा सके। मान लो एनएफओ आ गया, न्यू फंड ऑफरिंग आ चुकी है, एनएफओ आता है लेट सपोज 13 दिसंबर को आया और वो मार्केट हिट करेगा 17 दिसंबर को। मार्केट हिट मतलब आपके प्लेटफॉर्म में आ चुका होगा, क्रेडिट हो चुका होगा, ट्रेड होना शुरू होगा 17 सितंबर को। तो अब 17 सितंबर के बाद ये रोज ट्रेड होगा, एवरी सिंगल डे। तो ये ओपन एंडेड फंड है, ट्रेडिंग रोज ट्रेड होगा, उस फंड को बोल देते हैं ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड होता है, एनएफओ आया और एनएफओ आया 1 साल के लिए, तो ये 1 साल बाद ही आप वापस जमा करवाओगे। ये टेक्निकली डेट फंड्स में होता है। डेट फंड्स में आपको क्या होगा, आज 1 दिसंबर को मिल गया और आपको अगले साल 30 नवंबर से पहले ये जमा करवाना, 28 2 दिन पहले जमा करवाना होता है, 28 को आप जमा करवा दोगे और तब तक आपको क्या मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, मतलब उसका डेट मिलता रहेगा। ये क्लोज एंडेड होते हैं, ये ट्रेड नहीं होते, नॉन ट्रेडेड। ठीक है। कुछ इंटरवल बेस्ड भी होते हैं। इंटरवल बेस्ड मतलब हर 2 दिन में ट्रेड होंगे, हर हफ्ते में 1 बार होंगे, वीकली। कुछ शेयर्स भी ऐसे होते हैं जो वीकली ट्रेड होते हैं, 1 बार ट्रेड होंगे, 1 घंटा ही ट्रेड होते हैं वो, या 2 दिन बाद ट्रेड होते हैं, 3 दिन बाद ट्रेड होते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो ट्रेड होते हैं इस तरीके से। तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल बेस्ड फंड्स आपको समझ में आएंगे। ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड स्कीम्स हैं। क्या है? स्ट्रक्चर्ड बेस्ड। ठीक है। अब समझते हैं एसेट क्लास बेस्ड कैसी होती है। एसेट क्लास बेस्ड किस तरीके से होती है समझो जरा। इक्विटी फंड होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं और गोल्ड फंड होते हैं। तो इक्विटी फंड्स कौन से होते हैं? इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें कोई लार्ज कैप के लिए होगा, लार्ज कैप्स के लिए होंगे, मिड कैप के लिए होंगे, स्मॉल कैप के लिए होंगे। ठीक है। या फिर मल्टी कैप होंगे। मल्टी कैप मतलब इसमें लार्ज भी होंगे, मिड भी होंगे, स्मॉल भी होंगे। ठीक है, मल्टी कैप। ठीक है। फ्लेक्सी कैप हो सकते हैं। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल होगा वो फंड। क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। उसको लगेगा लार्ज कैप्स ज्यादा चलने वाले, लार्ज ज्यादा डाल देगा। उसको लगता है मिड ज्यादा चलने वाला, मिड डाल देगा। उसको लगता है इस टाइम स्मॉल ज्यादा चल सकते हैं, स्मॉल डाल देगा। हायर क्वांटिटी स्मॉल के डाल देगा। मल्टी कैप में क्या होगा? 25% लार्ज, 25 मिड और 25 स्मॉल इज मैंडेटरी है मल्टी कैप में। हाइब्रिड में भी ऐसा ही है। ठीक है। तो इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं। फिर डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड्स मैंने कल ऑलरेडी समझा दिया है। तो डेट फंड्स क्या होते हैं? या तो गवर्नमेंट देती है या फिर प्राइवेट कंपनी देती है। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? हाइब्रिड मतलब डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होगा। मल्टी कैप में क्या है? 25-25-25 और बाकी 25 इसमें स्मॉल डाल सकते हैं, मीडियम डाल सकते हैं, लार्ज डाल सकते हैं। स्मॉल, मिड और लार्ज कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड में क्या होगा? ये इक्विटी मान लो 75% डाल दी तो 25% डेट डाल दिया, 60% इक्विटी डाल दी तो 40% डेट डाल दिया, 50-50 मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है हाइब्रिड फंड के अंदर। ये समझ में आया? ठीक है। और गोल्ड फंड के अंदर तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। टेक्निकली आपने देखा होगा गोल्ड के ETF होते हैं जो गोल्ड के प्राइस के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं।
करेक्ट। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स। एक्चुअली कुछ बैक टू बैक कॉल्स आ गए थे तो फ्रेम थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स आ जाता है इसमें। इक्विटी फंड्स में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स फंड्स। देखो दोस्तों, ये बोला जाता है कि 80% ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स होते हैं वो जनरली इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, बोला जाता है, और ऐसा बार बार प्रूव भी हुआ है। तो अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड ही उठा लो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। स्मॉल कैप का लेना है, मिड कैप का लेना है, लार्ज कैप का लेना है, तो जनरली जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स फंड होता क्या है वो समझो। निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, निफ्टी 50, ये एक इंडेक्स फंड है। ये टेक्निकली एक इंडेक्स है और इसी के बेसिस पे इंडेक्स फंड्स निकाले हुए हैं बहुत सारी कंपनी ने। निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिका बनाते हैं इसका। मतलब आप निफ्टी 50 में निप्पॉन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐसे करके लिखा होगा, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐसे लिखा होगा। तो निफ्टी 50 को आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, इसको सिर्फ FNO में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रेप्लिका बना देती हैं सारी कंपनियां और उसको आप खरीद सकते हो, करेक्ट। उसमें स्लिपेज भी होता है, कुछ हल्का सा चार्जेस भी होता है, पॉइंटों में होता है, बहुत कम चार्जेस होते हैं इसके। और इंडेक्स फंड के लिए बोला गया है 1% से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, ये सेबी की गाइडलाइंस है। मतलब जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि अपना खर्चा भी उसी में चलाते हैं, उसमें प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ती है, वो सब मिला मिलू के 1% भी नहीं होता, उससे कम होता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ऐसे ही निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, ऐसे ही निफ्टी 500, मोमेंटम 50, ऐसे करके और बहुत सारे निफ्टी के इंडेक्सेस होते हैं जो बेसिकली किस लिए बनाए होते हैं। निफ्टी फिन कैप भी होता है, वो इसलिए बनाए होते हैं ताकि इनके बेसिस पर फंड्स बनाए जा सके, ठीक है। इनको ट्रैक करके फंड्स आप बना सकते हो, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं इनको ट्रैक करके, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। टेक्निकली ये इंडेक्स फंड बोला जाता है इनको, इनकी फीस सबसे कम होती है। इसके बाद आता है सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड दो चीजें होते हैं। थीमेटिक साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो, सेक्टोरल फंड इज समथिंग, आपने बोला कि ईवी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं, ईवी के अंदर, तो ईवी में जैसे टाटा मोटर हो गई, टोमो, ठीक है। तो टाटा मोटर गाड़ियां बनाती है, ऐसे ही टाटा गाड़ियों की और कौन कौन सी कंपनी होंगी, ऐसे यूनो मिंडा होगी, ऐसे ही आपका प्रीकॉल हो गया, ऐसे ही फिम्स हो गया, ओलेक्ट्रा हो गया, महिंद्रा हो गया। तो ये सब क्या है, गाड़ियों की कंपनियां हैं और गाड़ियों ऑटोज बनाने वाली कंपनियां हैं और ऑटो एंसिलरी बनाने वाली भी कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्टोरल फंड हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर का ईवी के अंदर जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो एक सेक्टोरल फंड हो गया। मतलब ऐसे ही कोई सोलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, FMCG के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, या सीमेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर आपको लगा कि ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है तो आप सेक्टोरल थीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन थीमेटिक फंड इज समथिंग डिफरेंट। मतलब समथिंग डिफरेंट मतलब क्या
कि देखो टाटा मोटर आपने सुना होगा, टाटा मोटर का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको रिलेट हो जाएगा मोटर्स। इसके लिए बैटरी कौन बनाएगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, इसमें टाटा केमिकल भी कुछ बना रहा है। टाटा केमिकल बैटरीज के लिए काम कर रहा है। टाटा केमिकल, टाटा एलेक्सी, ठीक है। इसमें पावर भी आ गया, टाटा पावर, करेक्ट। चेसी कोई और बना रहा है, सीट कोई और बना रहा है। सीट हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये थीम का पार्ट है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। ईवी एक सेक्टर हो गया, एक तरीके से ऑटोज का सेक्टर हो गया, लेकिन थीम पूरा का पूरा कवर करता है। तो इसको अब अपने हिसाब से पढ़ लेना। तो आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब आप उस हिसाब से सोच पाओगे, करेक्ट। इसके अलावा ELSS, RGESS, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, ठीक है। ELSS होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये सब हम अब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकली अब नए टैक्स रिजिम में इनका कोई महत्व रह नहीं गया है। ELSS के अंदर अब कौन इन्वेस्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ATC के अंदर आपको अब टैक्स डिडक्शन नहीं चाहिए। फ्लैट 12 लाख तक टैक्स फ्री है। ATC अब रेलेवेंट नहीं रह गया है। अदरवाइज इनमें होता क्या था, 1.5 लाख तक आप सेविंग कर सकते थे और उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता था, वो ATC के अंदर क्लेम हो जाता था। इतना आसान है। इसके अलावा है इनकम फंड। इनकम फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिसमें आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो, प्लस आप थोड़ा बहुत डेट में इन्वेस्ट कर देते हो। तो टेक्निकली आपको एज अ डिविडेंड इनकम आती रहती है, ठीक है। डेट अभी सभी को समझ पड़ रहा होगा ना, डेट होता क्या है। इसके अलावा आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड एक इस तरीके का फंड होता है, बेसिकली होता क्या है कि आर्बिट्राज हमेशा कुछ डिफरेंस का फायदा उठाता है। कुछ डिफरेंस का मतलब, मान लो किसी भी एक स्टॉक का प्राइस NSE पे 100 रुपये चल रहा है और BSE पे 99.5 रुपीज़ चल रहा है, 99.8 रुपीज़ चल रहा है, तो 20 पैसे का डिफरेंस है। तो लोग क्या करेंगे, लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में 99.8 पे खरीद के और वो 100 पे एग्जीक्यूट कर देंगे NSE में। बेसिकली तो आर्बिट्राज ये होता है। इसके अलावा आर्बिट्राज क्या होता है, इसके अलावा आर्बिट्राज ये होता है कि जैसे मान लो टाटा पावर का PE रेशो इंडिया के अंदर 50 चल रहा है, लेकिन वहीं टाटा पावर का PE रेशो अमेरिका के अंदर 10 चल रहा है, 8 चल रहा है, 10 चल रहा है, इस तरीके से। तो आप वहां इन्वेस्ट कर देते हो क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है डिविडेंड यील्ड तो बराबर मिल रही है यहां भी और वहां भी। आर्बिट्राज इस तरीके से भी काम करता है। आर्बिट्राज इस तरीके से भी काम करता है कि आपने डिलीवरी में 1000 शेयर उठा लिए और 1000 शेयर फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दिए, फ्यूचर्स में सेल कर दिए, तो उससे भी आर्बिट्राज का फायदा उठाया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें आर्बिट्राज का फायदा उठाया जाता है। इवन इस तरीके से भी किया जाता है कि मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल में 8% यील्ड आने वाली है, तो उस 8% के बराबर पैसे आप फ्यूचर्स में खेल लेते हो, उससे फ्यूचर ऑप्शन में उससे बाइंग और सेलिंग कर लेते हो, क्योंकि पता है कि आपका कैपिटल 1 साल बाद इंटैक्ट मिलेगा। 1,08,000 आपने यूज किया, 1 साल आपने टेक्निकली कुछ नहीं कमाया अगर आप उस 8,000 को गवा देते हो, तो आर्बिट्राज वो भी होता है। तो ऐसे करके बहुत तरीके के आर्बिट्राज होते हैं। आर्बिट्राज फंड्स बेसिकली फंड मैनेजर्स यूज करते हैं अलग अलग हिसाब से अपने लिए, ठीक है। ये होता है आर्बिट्राज फंड। आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके बाद 2-3 चीजें और डिस्कस करनी रहेगी। एक तो फंड्स ऑफ फंड्स समझ लो क्या होता है। फंड्स ऑफ फंड्स, ठीक है।
फंड्स ऑफ फंड्स बेसिकली एक वो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ पहले तो। दूसरा, उसमें अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो, उसमें स्मॉल कैप्स भी हो, उसमें मिड कैप भी हो, लार्ज कैप भी हो, उसमें डेट भी हो, उसमें बाहर की होल्डिंग भी हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो, ठीक है, और उसमें डेट फंड्स भी हो, है ना, और इनकम के लिए डिविडेंड के लिए भी कुछ फंड हो, डिविडेंड, तो उसको हम फंड ऑफ फंड बोल देते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। तो फंड्स ऑफ फंड्स का एक अगर कोई एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें आपको मेगा 7 भी मिल जाएंगे, डेट फंड्स भी मिल जाएंगे, इन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप उसको स्टडी करिएगा। उन्होंने पिछले 4-5 सालों में 17-18% का रिटर्न भी दिया है। अच्छा, मतलब सही है वो। तो पराग पारिक, आई एम नॉट, यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको सोच के और समझ के ये समझाने के लिए चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसको अपने दिमाग में डाल लेना, ये है करेक्ट। अब ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, समझो इस चीज़ को। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, बेसिकली ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें भी 80, 50, 60, 70, 80 कितनी भी कंपनी हो सकती हैं, उसका जो परसेंटेज है, रेशो है एक पर्टिकुलर कंपनी का, ऊपर नीचे हो सकता है। आप ऑटो ईटीएफ खरीदो या ऑटो का म्यूचुअल फंड खरीदो, दोनों कहीं ना कहीं होता सेम ही है। अब ईटीएफ में टेक्निकली क्या होता है, इसको पैसिवली मैनेज फंड कहते हैं, पैसिवली। इसको एक्टिवली मैनेज करते हैं, इसको टेक्निकली एनएससी और बीएससी बनाते हैं, इसको कंपनियां बनाती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जो भी शेयर्स ट्रेड करवाते हैं वो सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। उसमें मोतीलाल ओसवाल आ गया, उसमें एंजल वन आ गया, ग्रो आ गया, जो भी अपने फंड लॉन्च कर सकते हैं वो भी डिपॉजिटरी, जो डिपॉजिटरी से लाइसेंस लेके काम करते हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, निपॉन, सब के सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो इनको मैनेज कौन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैनेज करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, हर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लॉन्च नहीं कर सकता अपना फंड, बट इसको इसी तरीके से लो, अभी के लिए आगे बात करेंगे। तो इसमें ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, और भी जो आपके मन में नाम आ रहे हैं वो सब, जियो, ब्लैक रॉक, निपॉन, ये सब। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, लो एक्सपेंस रेशो। क्यों? क्योंकि ये पैसिवली मैनेज होता है, ये एनएससी बीएससी ही मैनेज करते हैं इसको, ठीक है। और ये इसमें एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ऐसे एज सच तो बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं होता, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, हाई लिख देते हैं, ठीक है जी। ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा आपको, ये इवनिंग में पता लगेगा ऊपर गया कि नीचे गया, करेक्ट। इसके अलावा और कोई डिफरेंस एज सच मेरे को याद आएगा तो आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। ये पैसिवली होते हैं मैनेज, और इनमें आप डेली स्टॉक की तरह बाई और सेल कर सकते हो। इसमें लिक्विडिटी हो सकता है दिन में, मान लो निफ्टी का स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी 5% मूव करे और ये 10% मूव कर जाए। ऐसा क्यों होता है? लिक्विडिटी की वजह, खरीदने और बेचने की वजह से होता है। इवन ऐसा भी हो सकता है ये 5% मूव करे और ये
ज़्यादा कर जाए, ये कम कर जाए, 2% ही मूव करे, तो ये खरीदने और बेचने वालों के इमोशंस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी एक एक्स्ट्रा ही पॉइंट बता दिया मैंने। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। आई नैव आप चेक कर सकते हो, जब लोअर आई नैव हो तो खरीद सकते हो, बट अभी आप पढ़ लोगे उस चीज़ को, अभी थोड़ा सा वेल वर्स्ड हो जाओगे, तब वो चीज़ें बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर हमने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई एक आध टॉपिक अगर बच भी गया है तो वो आप खुद से पढ़िए। मैंने इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि आप डेफिनेटली ये पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ पाएंगे। करेक्ट? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय।